हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ चार्ज एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड कूलम्स लॉ। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। चार्ज होता है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज मैटर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है एंड चार्ज फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मतलब चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्जेस को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। Charge cannot be created or destroyed. The next property of charge is like charges repel each other and unlike charges attract each other. Like charges मतलब जो charges same है वो एक दूसरे को repel करेंगे और जो opposite charges है वो एक दूसरे को attract करेंगे. Like charges क्या करेंगे? repel and unlike charges क्या करेंगे? attract. लाइक चार्जेस रिपेल का मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव पास में लाएंगे तो इट विल रिपेल। ठीक है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को पास में लाया जाए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेगेटिव भी ऐसे ही, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों को पास में लाया जाए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जबकि अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, अट्रैक्ट कौन सा करेगा? पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव। अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन क्या है चार्ज का। देखो, चार्ज का यूनिट है कूलम। चार्ज क्यू, चार्ज का सिंबल होता है क्यू। चार्ज का जो सिंबल है दैट इज क्यू। ओके, स्मॉल लेटर क्यू और कैपिटल क्यू। एंड इसका यूनिट कूलम है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। यूनिट इसका सी रिप्रेजेंट करते हैं हम। सी मतलब कूलम। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? देखो, चार्ज का हमको पता है कि करंट इज व्हाट? चार्ज पर यूनिट टाइम। आई क्या होता है? क्यू बाई टी होगा। तो क्यू इज इक्वल टू आई टी होगा, है ना? क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो वी कैन से 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड। 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड। ओके, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जब लिखेंगे चार्ज का, तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ए टी। ए फॉर एम्पियर, टी टाइम का जो पावर है इट इज 1, क्योंकि हमारा जो टाइम है उसका पावर यहाँ पे 1 है। ठीक है ना? तो दिस इज अवर डायमेंशनल फॉर्मूला। चार्ज का जो यूनिट है कूलम एंड डायमेंशनल फॉर्मूला है एम्पियर टाइम। सो दिस इज अबाउट चार्ज। यूजुअली हम चार्जेस को माइक्रो कूलम और मिली कूलम में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, माइक्रो कूलम का मतलब क्या होता है? माइक्रो कूलम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और मिनी कूलम को हम मिली कूलम। मिली का मतलब है 10 पावर माइनस 3। मिली का क्या मतलब है? 10 पावर माइनस 3 कूलम। और माइक्रो का क्या मतलब है? माइक्रो मतलब 10 पावर माइनस 6 कूलम। इससे भी छोटी यूनिट आती है नैनो कूलम, NC, और इसका पावर होता है 10 पावर माइनस 9 कूलम। ओके, दिस इज अबाउट द यूनिट ऑफ चार्ज एंड डायमेंशनल फॉर्मूला विच इज AT। डायमेंशनल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स के लिए।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज। देखो चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल का क्या मतलब है कि हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी को चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरे बॉडी को हम चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट इज इट इज एसोसिएटेड विथ मास। मतलब चार्ज मास से एसोसिएटेड है। मास के साथ एसोसिएटेड है, क्या मतलब है? देखो चार्ज हमेशा मास के साथ ही एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है ना। मास के बिना चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर किसी बॉडी में चार्ज है तो डेफिनेटली वहां पे मास भी होगा। देखो यहाँ पे चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ये ध्यान से देखो, चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। इसका क्या अर्थ हुआ? रिवर्स इज नॉट ट्रू मतलब कि मास चार्ज के बिना जरूर एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं हर मास हर बॉडी चार्ज्ड हो, ठीक है। कुछ न्यूट्रल बॉडीज भी होते हैं। तो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, लेकिन चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का अर्थ है कि चार्ज इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। उसको क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज एक इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब वो वेरी नहीं होगा। चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। मतलब कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है विद द वेलोसिटी v, मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल q है, ठीक है, और उसको हम q इज इक्वल टू 1 कूलम ले लो। 1 कूलम का चार्ज अगर वेलोसिटी v के साथ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है वेलोसिटी से, तो क्या उसका चार्ज कम होगा या ज़्यादा होगा? नहीं, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। उसका चार्ज हमेशा 1 कूलम ही रहेगा, क्योंकि चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब कि इट डज नॉट वेरी विद द मोशन, इट डज नॉट वेरी विद द वेलोसिटी। वेलोसिटी के बढ़ने या घटने पे चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये है हमारा 3 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। उसके बाद में देखो चार्ज ऑन कंडक्टर क्या होता है। व्हाट इज अ चार्ज ऑन कंडक्टर? देखो मैं एक स्फीयर ले लूंगी, 2 स्फीयर लेंगे, ठीक है ना, एक हॉलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर। स्फीयर, 2 स्फीयर्स ले रहे हैं। स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। एक हॉलो स्फीयर लेंगे, दूसरा एक सॉलिड स्फीयर लेंगे। ये है हमारा हॉलो स्फीयर और ये है हमारा सॉलिड स्फीयर। हॉलो मतलब कि अंदर से खोखला है, सॉलिड मतलब अंदर से भी मैटर अंदर भरा हुआ है, ठीक है ना। इन दोनों को अगर हम चार्ज करेंगे तो चार्ज हमको, जैसे कि यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम, अगर मैं यहाँ पे 10 कूलम चार्ज देती हूँ और यहाँ पे भी 10 कूलम चार्ज दूंगी, इसको मान लो अगर मैं 10 कूलम चार्ज दूंगी, 10 कूलम, और इस पे भी टोटल 10 कूलम चार्ज दूंगी। दोनों स्फीयर्स को, एक हॉलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर, दोनों को अगर हम 10 कूलम चार्ज करें तो क्या होगा इन दोनों पे? देखो चार्ज हमेशा स्फीयर के ऊपर रिसाइड करेगा, मतलब कि चार्ज स्फीयर के अंदर नहीं जाएगा। कंडक्टर, देखो कंडक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे। कंडक्टिंग स्फीयर्स में ऐसा होता है कि चार्ज इज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, मतलब इसके सरफेस पे रहेगा। यहाँ पे हॉलो स्फीयर के सरफेस पे है और यहाँ सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे चार्ज रिसाइड कर रहा है। और अगर इन दोनों की रेडियस सेम हुई, मतलब मान लो इसका रेडियस 1 मीटर है और इसका भी रेडियस 1 मीटर है, एंड इफ इट इज मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, दोनों ही आयरन के बने हैं या कॉपर के बने हैं, सेम मटेरियल के बने हैं, तो क्या होगा? दोनों अगर सेम मटेरियल के बने हो तो द चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। इन दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देखो इसका जो है चार्ज 10 कूलम है, इसका भी 10 कूलम है, दोनों का चार्ज इक्वल रहेगा एंड दोनों का चार्जेस सरफेस के ऊपर ही रिसाइड करेगा। ओके, दिस इज अ चार्ज ऑन कंडक्टर। आगे देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो 2 प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है हमारा कंटीन्यूअस। देखो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ है कि चार्जेस दूर दूर स्थित है, मतलब कि मान लो यहाँ पे हमारा एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2 और तीसरा हमारा Q3, तो वो दूर दूर है
ठीक है ना, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर दूर दूर चार्जेस हैं तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। और अगर चार्जेस कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो ये हमारा पेन है और इसके अंदर पूरी तरह से चार्ज, कहीं गैप नहीं है, पूरी तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के अगेन 3 प्रकार हैं, देयर आर 3 टाइप्स। सबसे पहला है लाइन चार्ज। उसके बाद है सरफेस चार्ज, और उसके बाद है वॉल्यूम चार्ज। लीनियर चार्ज डेंसिटी का रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा सिंबल से, और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। और उसी तरह सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एल स्क्वायर इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो रिप्रेजेंट करेंगे क्यू बाई एल क्यूब। ये 3 प्रकार के चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर लेंथ स्क्वायर। एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो रो यूज करेंगे सिंबल, और क्यू बाई एल क्यूब होगा। ठीक है, तो इनके यूनिट्स क्या होंगे, देखिए इसका यूनिट होगा कूलम्ब पर मीटर, इसका यूनिट, क्योंकि चार्ज का यूनिट क्यू का यूनिट है कूलम्ब और लेंथ का यूनिट है मीटर। उसी तरह इसका यूनिट होगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो उसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा कूलम्ब पर मीटर क्यूब। ओके, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। ये डिफरेंट चार्जेस है। लाइन चार्ज, देखो लाइन चार्ज 1 डायमेंशनल है और सरफेस चार्ज 2 डायमेंशनल है। सरफेस चार्ज मतलब सरफेस एरिया काउंट होगा वहाँ पे, जैसे रेक्टेंगल हो गया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 2 चीज़ें काउंट होगी। इसमें सिर्फ केवल और केवल लेंथ काउंट होगा। इसके अंदर अगर आप एक रेक्टेंगल को कंसिडर करते हो, यहाँ पे देखो, अगर आप एक रेक्टेंगल को कंसिडर करोगे, इसका लेंथ L है, ब्रेड्थ B है, तो अब लेंथ इनटू ब्रेड्थ, नीचे 2 पैरामीटर्स आ जाएंगे, लेंथ ब्रेड्थ दोनों, है ना, तो L स्क्वायर हो गया। अगर स्क्वायर होगा तो, अगर हम एक स्क्वायर कंसिडर करेंगे, ओके, इफ वी कंसिडर अ स्क्वायर, लेंथ एंड लेंथ, ओके, सो लेंथ एंड लेंथ है तो L स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमको निकालना है, तो क्या होगा क्यू बाई एल क्यूब, मतलब वॉल्यूम को हम कंसिडर करेंगे। एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बता दो, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम में हमेशा जो लेंथ होगा उसका क्यूब आएगा, तो L क्यूब होगा। L क्यूब इज इन केस ऑफ क्यूब, अगर आप एक क्यूब कंसिडर करते हो, क्यूब कंसिडर करते हैं जिसका लेंथ L है, तो वहाँ पे रो इज इक्वल टू क्यू बाई एल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं, लैम्डा, सिग्मा एंड रो। एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये 1 डायमेंशनल होगा और ये होगा हमारा 2 डायमेंशनल एंड ये होता है 3 डायमेंशनल। तो ये है हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हमने पढ़ लिया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का क्या अर्थ है, व्हाट इज क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? देखो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब ये है कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, क्वांटाइज्ड का मतलब है Q इज ऑलवेज इक्वल टू प्लस और माइनस n e where n is integer। n is a positive integer, Q is equal to प्लस और माइनस n e होगा। यहाँ पे e क्या होता है? e होता है हमारा चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्ब।
1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होगा ई, और यहाँ पे Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस एन ई। ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज इज क्वांटिटी, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में स्थित होगा। मतलब सी इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, जैसे n इज इक्वल टू 2/3 नहीं हो सकता है। 2/3 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 करोगे, जितना भी कूलम आएगा वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। चार्ज हमेशा एग्जिस्ट करेगा इन द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ एन ई। ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। इंटीग्रल इसके ऊपर एक सवाल मैं आपको दूंगी। देखो यहाँ पे कैन अ चार्ज ऑफ 18 कूलम एग्जिस्ट, कैन अ चार्ज ऑफ 18 कूलम एग्जिस्ट, बता सकते हो कैन अ चार्ज ऑफ 18 कूलम एग्जिस्ट? ये आपको बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 18 जितना भी जो भी चार्ज होगा इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब Q किस फॉर्म में होना चाहिए? NE के फॉर्म में होना चाहिए। क्या ये NE के फॉर्म में है? ये देखते हैं। देखो इसको सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे, 18/1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 करते हैं, ठीक है। तो हमको जो नंबर है अगर इंटीजर आ गया 1 2 3 4 देन इसका मतलब ये है कि यस इट कैन एग्जिस्ट, और अगर कोई फ्रैक्शन या डेसिमल आ गया देन इट कैन नॉट एग्जिस्ट। चेक करते हैं। देखो 18 इंटू 10 पावर माइनस 19 को ऊपर भेजने पे प्लस 19 हो जाएगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे 1.6 है, ठीक है ना। तो 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, ओके। और 0.8 कैन बी रिटन एज 8/10, तो 8/10, 10 को अगर ऊपर भेजा जाए तो इट विल बी 9/8 इंटू 10 पावर 20, 10 को ऊपर भेजने पे 20 हो जाएगा, है ना। तो 20 हो जाएगा, तो 9/8 क्या है? 9/8 इंटू 10 पावर 20, ये 10 को ऊपर भेज देंगे ना, तो 10 पावर 20। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? इसको सॉल्व करने पे आएगा 900 इंटू 8 इंटू 10 पावर 18 को सॉल्व कीजिए। 9 इंटू कितना होगा? 9 1 ज़ा 9, 10, 9 1 ज़ा 9 अगेन। तो इस सॉल्व करके बताइए आप, अगर ये 1 2 3 4 ऐसा कोई नेचुरल नंबर रहा है, इंटीजर रहा है, ओनली देन इट कैन एग्जिस्ट लाइक दिस, ठीक है ना। अदरवाइज द चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, इट इज अ फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखो चार्ज करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। चार्ज करने के 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कैसे करेंगे हम? फ्रिक्शन मतलब, फ्रिक्शन आपने पढ़ा है, फ्रिक्शन मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आएगा या रब करेंगे तो उसको बोलेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एक ग्लास रॉड एंड पीस ऑफ सिल्क। पीस ऑफ सिल्क यानी कि वो एक कपड़ा है और एक ग्लास रॉड है। उसको अगर हम एक कपड़े से या सिल्क से अगर हम उसको इरेज करेंगे, मतलब कांटेक्ट में लाएंगे और रब करेंगे तो क्या होगा? तो देखो यहाँ पे ऐसा होता है कि जो ये ग्लास रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कैसे? देखो ग्लास रॉड बिकम्स लाइटर एंड सिल्क बिकम्स लिटिल हैवी। कैसे होगा? यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। रब करने पे नंबर ऑफ देखो द सिल्क रॉड, ये जो सिल्क है ना, सिल्क विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को पा रहा है, और ये जो रॉड है ना इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सिल्क के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और रॉड के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। मतलब कि क्योंकि ये लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो दिस इज नेगेटिवली चार्ज। लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन्स को खोया है तो ये पॉजिटिवली चार्ज है। जो भी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को पाता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स को खोएगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसने इलेक्ट्रॉन्स को खोया है तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को पाया है तो ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है।
ये पहला मेथड है चार्ज करने का। पहले ये दोनों अनचार्ज थे, इन दोनों को एक दूसरे को रब करने पे हमने इसको एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव चार्ज कर लिया है। नेक्स्ट मेथड कौन सा है चार्ज करने का? इस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है? देखो, इंडक्शन का मतलब ये है कि अगर ये मेरे पास एक बॉडी है, देखो ये पहले चार्ज नहीं था, ठीक है ना, पहले इसका कोई चार्ज नहीं था, मतलब कि इनिशियली यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव नहीं है और ये कोई नेगेटिव चार्ज भी नहीं है। जब इस न्यूट्रल बॉडी के पास मैं एक नेगेटिव रॉड लाऊंगी तो क्या होगा? देखो, एक नेगेटिव रॉड लाने पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज क्यों इंड्यूस होंगे? देखो, हमको पता है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ, इस बॉडी के अंदर कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों है, ठीक है ना, इस बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्जेस है बॉडी के वो सारे इस तरफ आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं ना, इसलिए। और नेगेटिव एक दूसरे को रिपल करेगा, इस कारण जो नेगेटिव चार्जेस है वो ऑपोजिट बॉडी का जो ऑपोजिट डायरेक्शन है वहाँ पे जमा हो जाएंगे। फिर ये लाने पे देखो, ये पॉजिटिव हो गया और ये सारे नेगेटिव चार्जेस है, इनको हम क्या करेंगे? ग्राउंड करेंगे। इनको हमको करना है ग्राउंड, ये ग्राउंड करेंगे। ग्राउंड का ये मतलब होता है कि यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो ज़मीन में ग्राउंड हो जाएंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस, और बचा क्या? हमारा बॉडी विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो अगर हमको एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है थ्रू इंडक्शन, देन हम क्या कर रहे हैं? एक नेगेटिव रॉड ला रहे हैं पास में, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, और उस वजह से पॉजिटिवली इस तरफ कलेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव को हम ग्राउंड करेंगे एंड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हमको मिल जाएगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं इस मीडियम को, इस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। और एक प्रोसेस है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन दोस्तों आप सभी को पता है, एक अगर मैं कंडक्टर को लूँगी, मान लो ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसके पास और एक कंडक्टर को मैं कर दूंगी। अगर इसके अंदर चार्ज Q है, ठीक है, और ये एक अनचार्ज्ड है, मतलब कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो डेफिनेटली वो, अगर ये स्फीयर, दोनों स्फीयर सेम रेडियस के हैं, मान लो इसका रेडियस R है और इसका भी रेडियस R है, दोनों का मटेरियल सेम है, तो क्या होगा? ये जो चार्ज Q था पहले और इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, जब हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो कंडक्शन के कारण दोनों के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो इन दोनों स्फीयर्स का Q/2 इक्वल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होगा। इक्वल चार्ज तभी डिस्ट्रीब्यूट होता है जब इन दोनों का रेडियस सेम है और इन दोनों का मटेरियल सेम है, ठीक है। अगर अलग अलग मटेरियल है, एक आयरन है एक कॉपर है, या तो उन दोनों की कंडक्टिविटी अलग होगी, और अगर रेडियस अलग अलग है देन ज़रूरी नहीं है कि सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज, बट सेम नहीं होगा। अगर सेम मटेरियल का स्फीयर है और सेम रेडियस है तो इन दोनों के ऊपर इक्वल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। तो ये होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इस मेथड को बोलते हैं हम चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। 3 प्रकार के मेथड्स हमने देखे हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है हमारा मोस्ट फेमस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है, कुलम्स लॉ। इस पे डेफिनेटली MCQ आएगा ही आएगा, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। आइए जानते हैं कुलम्स लॉ क्या है। कुलम्स लॉ ये बोलता है कि अगर दो चार्जेस, मान लो एक चार्ज Q, मैं 2 चार्जेस ले रही हूँ, एक Q1 एंड एक Q2, और इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस R है, ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R, देन व्हाट इज द फोर्स? देखो, कुलम्स लॉ ये बोलता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना, दोनों ही रेस्ट में है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them.
ये है हमारा कुलम्स लॉ, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने पे आप सभी को पता है F इज इक्वल टू क्या आएगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आएगा। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे K हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और K की क्या वैल्यू है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे F लिखेंगे, F इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा हमारा F। फोर्स का यूनिट क्या है दोस्तों, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। और अभी क्या आप बता सकते हैं कि K की क्या यूनिट रहेगी, K की क्या यूनिट होती है। देखो K का वैल्यू तो है 9 × 10⁹, ठीक है। K मतलब क्या, K मतलब ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और उसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे 9 × 10⁹ K की क्या यूनिट होगी, ये देखो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, न्यूटन। और ये रेडियस को इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या है, पर कूलम स्क्वायर। तो K की यूनिट हमको मिल गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 × 10⁹, ये प्रॉब्लम्स में हम यूज़ करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। और उसके बाद में देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी, और इसकी क्या वैल्यू होगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 8.854 × 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होती है, 8.854 × 10⁻⁻12 फैरेड पर यूनिट, फैरेड पर मीटर, ये अपना यूनिट है। और इसका वैल्यू है ये भी आपको याद रखना है, 8.854 × 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर, और इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो ये फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस है, लेकिन कब, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जब उनका जो मीडियम है वो एयर है या वैक्यूम है, मतलब इन दोनों के बीच कोई मीडियम नहीं है, एयर या वैक्यूम में अगर ये चार्जेस को प्लेस किया है हमने तो ये फोर्स होगा। मान लो अगर मैं किसी मीडियम में उनको प्लेस करूंगी तो उसका फोर्स क्या होगा, हाँ, व्हाट इज द फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मीडियम। देखो अगर मैं Q1 Q2 दो चार्जेस जिसके बीच का डिस्टेंस R है, इसको एक मीडियम में प्लेस करूंगी तो क्या होगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे एप्सिलॉन R को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन R होता है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, देखो एप्सिलॉन नॉट तो 8.854 × 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर होगा। एप्सिलॉन R का वैल्यू डिपेंड करेगा कौन सा मटेरियल हमने लिया है। इसको मैं लिख दूंगी F मीडियम, ठीक है। अगर हमने कोई मीडियम प्लेस किया है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, एप्सिलॉन R, और एयर में क्या होता है, एयर में होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। तो अगर एयर में ये है और मीडियम में क्या है, ये वाला वैल्यू है, तो फोर्स कितना चेंज हो रहा है मीडियम में, चलो निकालते हैं। देखो F मीडियम बाई F एयर क्या होगा, देखो F मीडियम बाई F एयर अगर आपको कैलकुलेट करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे F एयर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर यहाँ दोनों कैंसिल हो रहा है,
क्या क्या कैंसिल होगा, देखो ध्यान से देखो, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कैंसिल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल है, बचा क्या 1/एप्सिलॉन आर बचा। ओके, सो एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ एयर बाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकते हैं क्या? देखो एफ एयर को मैंने कहा लाया है, राइट हैंड साइड में लाया है, तो एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ एयर बाई एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर होगा ये बच्चों, ये होगा हमारा एप्सिलॉन आर, मतलब कि एफ मीडियम इज रेड्यूस्ड बाय एफ एयर एप्सिलॉन आर टाइम्स। ठीक है, अगर एप्सिलॉन आर 2 है, इसका क्या मतलब है कि फोर्स 2 टाइम्स रेड्यूस हुआ है, कम हुआ है, 2 गुना फोर्स कम हुआ है। ठीक है ना, मतलब कि एयर में हमारा 2 गुना ज़्यादा फोर्स रहेगा कंपेयर टू मीडियम, अगर हमने परमिटिविटी एप्सिलॉन आर 2 का मीडियम कोई ले लिया है। ठीक है ना, तो ये वाला रिलेशन भी याद रखना है, एफ मीडियम बाय एफ ए क्या होगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज कुलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाएगा? कुलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म, देखो वेक्टर फॉर्म लिखना बहुत सिंपल है। अगर ये हमारा चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, देन F12 इन वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई जो R स्क्वायर था उसकी जगह आप R क्यूब लिख दोगे, क्योंकि R बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, R12 वेक्टर लगा देंगे। इसका डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2 होगा। ठीक है ना, फ्रॉम 1 to 2 होगा, यहाँ पे डायरेक्शन भी डिनोट करना है, 1 to 2 होगा डायरेक्शन। ये है हमारा वेक्टर फॉर्म। एंड अगर इसको सिंप्लीफाई करें हम, तो और एक फॉर्म आएगा इसमें। अगर इसको सिंप्लीफाई करें, क्योंकि हमको पता है व्हाट इज द वेक्टर आर, वेक्टर आर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड इनटू आर कैप, है ना, मैग्नीट्यूड इनटू आर कैप होगा, वेयर आर कैप डिनोट्स द डायरेक्शन। तो इसको यूज करने पे हम इसको लिख सकते हैं, हम F12 क्या होगा बताओ? F12 की वैल्यू होती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर क्यूब की जगह आर क्यूब, और यहाँ पे क्या है आर कैप। ठीक है, आर क्यूब और आर, इसको कैंसिल करने पे एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, वो है आर होल स्क्वायर बाय R12 कैप। ठीक है ना, R12, यहाँ पे R12 क्यूब कब आएगा? जब यहाँ पे एरो आ रहा है, और यहाँ पे कैप में लगाना है आपको यूनिट वेक्टर, इसको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में लगाना है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर डिनोट्स द डायरेक्शन। ठीक है ना, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 is F12. F12 is a force on charge Q2 due to Q1. Okay, and directed like this from Q1 to Q2. ये होता है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्स लॉ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम पढ़ लेते हैं। देखो, अगर ये एक चार्ज Q है, ठीक है, मान लो एक चार्ज Q है और हमारे पास Q1 Q2, ये हमारा चार्ज Q है, Q3, ठीक है, ऐसे Qn अनगिनत चार्जेस है, Q1 Q2 Q3 एंड Qn, n नंबर ऑफ चार्जेस अगर हमारे पास है Q1 Q2 Q3 अप टू Qn, तो व्हाट इज द फोर्स ऑन Q ड्यू टू दिस चार्जेस? Q के ऊपर क्या फोर्स रहेगा इन सभी चार्जेस के वजह से, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और इसको अभी आज हम डिटरमाइन करेंगे कि क्या फोर्स रहेगा। देखो, इन दोनों के बीच का फोर्स, इसका बीच का फोर्स और इसका बीच का फोर्स और इसका, ठीक है ना, ये R1 ले लो, R2, R3, Rn डिस्टेंस, ठीक है ना। तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q बाई R1 स्क्वायर। ओके, उसी तरह सेकेंड पे क्या होगा? F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह कौन सा चार्ज है? Q2 एंड Q के बीच का फोर्स है ना, तो Q2 Q बाई R2 स्क्वायर। ऐसे करके आप लिख सकते हो। एंड जितने भी Fn क्या लिखोगे आप? Fn इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
QQN बाय RN स्क्वायर होगा, ठीक है। तो टोटल फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है कि टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द चार्जेस, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में जब भी लिखते हैं तो क्या करना है, इसको इधर वेक्टर लगाएंगे तो इधर R1 कैप लगाना है, ठीक है। इधर वेक्टर लगाना है तो इधर R2 कैप लगाना है, और इधर वेक्टर लगाने पे इधर RN कैप लगाना है दोस्तों, RN कैप। वेक्टर में हमेशा डायरेक्शन डिनोट करना होता है, डायरेक्शन डिनोट करना नहीं भूलना है। देखो यहाँ पे F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn, ठीक है। अगर आप सबको ऐड करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू समेशन n Fn, है ना, समेशन n Fn लिख सकते हैं फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस। इसका क्या वैल्यू होगा बताओ, इसका वैल्यू होगा F इज इक्वल टू K, सब में सेम है ना, K यानी कि 1/4πε0, K Q इज सेम QI बाई RI स्क्वायर RI कैप, ठीक है। तो समेशन I इज इक्वल टू 1 to n हो जाएगा, ओके। समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, I की वैल्यू 1 2 3 4 ले सकते हैं, जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस है हमारे पास। अगर 3 चार्जेस का सिस्टम है, 3 चार्जेस है Q1 Q2 Q3, तो क्या होगा, तो हमारा फोर्स होगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 को बाहर ले लेंगे, Q1 Q2 बाय R1 स्क्वायर प्लस Q2 Q3 बाय R2 स्क्वायर प्लस Q3 Q1 बाय R3 स्क्वायर, ओके। ये होगा, और ये हमको कैसे मिला, इसी फॉर्मूला से मिला है। K मतलब 1/4πε0 होता है। K का क्या मतलब होता है, K इज इक्वल टू 1/4πε0 होता है, ठीक है। आइए अभी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन कॉन्सेप्ट के ऊपर जो पूछे जाते हैं हर साल। देखो, द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस, कौन सा ऐसा लॉ है जो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में फोर्सेस के बारे में बताता है। आज ही हमने पढ़ा था, वो कौन सा लॉ है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में कितना फोर्स होगा ये बताएगा, बताओ। उसको बोलते हैं हम कूलम्ब्स लॉ, है ना। इसको क्या बोलेंगे, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो फोर्सेस बिटवीन द चार्ज बताता है। और फोर्स का इसने क्या बताया था, कूलम्ब्स ने बताया था कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। अदरवाइज हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमको बताया था किसने, कूलम्ब्स ने। तो लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना है तो आपको कौन सा लॉ यूज करना होगा, कूलम्ब्स लॉ को यूज करना होगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस ऑफ ईच 3 माइक्रोकूलम, मतलब क्या, हमारे पास 2 चार्जेस है जिसका कितना है चार्ज, मतलब Q1 इज इक्वल टू Q2, 2 चार्जेस है 3 माइक्रोकूलम बराबर। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6 लगाना है, मतलब कि 3 इंटू आपको लगाना है 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इन मीटर्स, कुछ दूरी पे ये दोनों स्थित है। वो दूरी क्या है अभी हम पता करते हैं। दे आर लोकेटेड एट I प्लस J प्लस K एंड दूसरा है 2I प्लस 3J प्लस 3K, मतलब कि Q1 Q2 दोनों इन 2 पॉइंट्स के ऊपर है। तो हमको डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। क्या करेंगे हम, 2I कैप। देखो, डिस्टेंस R इज इक्वल टू वेक्टर्स में हमने पढ़ा था R2 माइनस R1 होता है डिस्टेंस, ठीक है। R2 माइनस R1 होगा। R2 क्या है हमारा, 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 3K कैप, माइनस R1 क्या है, R1 है I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, है ना। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो R की क्या वैल्यू आ जाएगी बताओ।
आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू होगी 2 - 1 क्या होगा आई कैप प्लस 3 - 1 इज 2 जे कैप प्लस 3 - 1 इज 2 के कैप। ठीक है, ये आर है। आर का आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करोगे। ओके, तो 4 + 4 + 1 इज व्हाट 8 + 1 9, तो √9 है हमारा डिस्टेंस, यानी 3 मीटर के दूरी पे है ये हमारे चार्जेस। ठीक है, दूरी पता करने के बाद हमको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे क्या पूछा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला है, K Q1 Q2/r², ये है हमारा फोर्स K Q1 Q2/r²। फोर्स होता है K क्या है 9 इंटू, देखो फोर्स होता है K Q1 Q2/r², ठीक है ना, K Q1 Q2/r², जहाँ पे F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 होगा K, और Q1 क्या होगा, Q1 Q2 दोनों कितने हैं 3 इंटू 10⁻6 इंटू 3 इंटू 10⁻6, Q1 Q2/r² कितना है 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब कि 9। तो यहाँ पे 9 तो कैंसिल है, इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 9 है, इंटू 10⁻9 - 6 + 6 12, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन। यूनिट क्या होता है न्यूटन, 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन, हमारा ऑप्शन बी 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन आंसर है। समझ में आ गया। देखो इसमें क्या करना है, घबराना नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा है, 2 पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट्स दिए तो हमको पता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ज़रूरी नहीं हर बार आपको डिस्टेंस बता दे और डायरेक्ट आपको फोर्स निकालने को कहे। अगर आपको ऐसे पॉइंट्स दिए हैं तो आप वेक्टर्स को यूज़ कीजिए, इन दोनों को माइनस करना है और उसके बाद में इसका मैग्नीट्यूड निकालना है कि डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच क्या होगा। डिस्टेंस निकालने के बाद आप F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r², यानी कि कुलम्स लॉ को यूज़ करके डिटरमाइन कर सकते हैं कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स क्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अभी देखो एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ मूविंग चार्ज इज, मूविंग चार्जेस की वजह से कौन सा एनर्जी एसोसिएटेड होता है ये आपको देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो मूविंग चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होती है। ठीक है, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है मूविंग चार्ज के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूविंग चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एनर्जीज एसोसिएटेड होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को हम B। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखना है कि मूविंग चार्ज के साथ अगर कोई एनर्जी एसोसिएटेड है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन। देखो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, सबसे पहले कूलम्स लॉ को याद करो। F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 ये था हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, यही था ना। इसके अंदर देखो कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दो चीज़ों पे। K तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे देखो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है क्या, बिल्कुल हाँ चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी का टर्म है क्या, नहीं। ओके, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, और मास पे नहीं। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन द चार्ज ऑफ पार्टिकल, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये RUHS 2022 में पूछा गया सवाल है। 2022 में जो एंट्रेंस कंडक्ट हुआ था BSc नर्सिंग का, उसमें ये क्वेश्चन था। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। एक चीज देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है ना। तो कितने चार्जेस होंगे इन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 1 कूलम, ये आपको पता करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। अगर क्वेश्चन मार्क वाली चीज को आपको पता करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर 1 बाई 1.6, 1 कूलम बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम कूलम कैंसिल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। 10⁻⁻19 को ऊपर भेजने पे 10⁻19 हो जाएगा, 10⁻19 बाई 1.6। इसको सॉल्व करने पे आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैसे आएगा देख लो, 10 इंटू 10⁻18 लिख दो और 1.6 लिख दो। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 बाई 1.6 की वैल्यू होती है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये पूछा गया सवाल है, कितना सिंपल है। डायरेक्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको निकाल दिया है आंसर को, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 कूलम चार्ज के अंदर। 2 कूलम चार्ज देंगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 ले लोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ऊपर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो ऐसे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। देखो, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट। ओके, एप्सिलॉन नॉट, इसकी क्या वैल्यू होती है, मैंने बताया था एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर होता है। यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है हमको 8.854 इंटू 10⁻⁻12, दो ऑप्शंस में। अभी देखो यूनिट्स काफी कंफ्यूजिंग है। यूनिट्स हमको देखना है कि कौन सा यूनिट सही है कौन सा नहीं। ठीक है, कौन सा सही है और कौन सा नहीं, इसको हम कैसे करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। अगर एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ भेज देंगे तो क्या होगा, ये दोनों देखो Q1 Q2 क्या होगा, कूलम स्क्वायर होगा बाई न्यूटन और मीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो कूलम स्क्वायर बाई, देखो यहाँ पे कुछ टाइम का तो है नहीं, कूलम स्क्वायर ऊपर रहेगा और न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे रहेगा ना, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट को हमने इस तरफ सेंड कर दिया है। तो कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, आई होप आप सभी को ये वाला क्लास अच्छा लगा है, हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।